हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने 264 क्वेश्चन देखा था। आज 265 से देखना है। लेकिन आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी आप लोगों का, क्योंकि देखिए जो हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसके क्या फ़ायदे होंगे आप लोगों को वो मैं बताऊंगी। क्योंकि देखिए सिलेबस उतना ही है जितना मतलब सब में होता है। चैप्टर्स वही है, सिलेबस वही है, हिंदी साहित्य का इतिहास वही है, आदिकाल में सब कुछ वही है। और हर एग्ज़ाम में उसी में से पूछता है, उसी में से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसी क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया है। मतलब घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। होता वही है, पूछना वही होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो क्वेश्चन करने से ये होता है कि हम लोगों को कैसे कैसे उसका बदलता है प्रारूप क्वेश्चन का, वो हम लोगों को समझ में आने लगता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि मैंने भी एक टाइम में ये चीज़ रियलाइज़ किया था कि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें ऐसा होता था जो हम लोगों को पता होता था, हम लोग पढ़े होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा रहता है कि वो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। इसलिए आंसर हम लोग सही नहीं पकड़ पाते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन करने से ये होता है कि क्वेश्चन के प्रति हम लोगों का वो खुलने लगता है, माइंड काम करने लगता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग पकड़ पाते हैं कि वो पूछना क्या चाहता है। चाहे वो कितना भी घुमाए, हम लोग की पॉइंट को पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना बहुत ही उपयोगी होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो और कहीं ना कहीं यही रीज़न है ये हम लोगों का सीरीज चलाने का। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिव सिंह सरोज में, ठीक है। तो चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया है। वीर रस के साथ साथ चंद्रबरदाई नख सिख वर्णन या श्रृंगार के वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज ने उन्हें छप्पयों का राजा कहा। शिव सिंह सरोज में उन्हें छप्पयों का राजा कहा गया है। और शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो शिव सिंह सेंगर की। ये ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो देखिए ये उन्हीं का कथन है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। राहुल संस्कृत्यायन का इतिहास ग्रंथ, हिंदी काव्यधारा, जिसका समय है 1944। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका समय है 1940 ईस्वी। तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस साहित्य में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इसमें असत्य बताना है हम लोगों को। तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, यही गलत है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखते हैं क्यों गलत है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य के संबंध में गलत कथन है। सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सिद्ध साहित्य की प्रणयन मागधी हट में हुआ है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सिद्ध कवियों ने सहज साधना, गुरु सेवा का गान किया है। पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? मत्स्येंद्रनाथ की है। और मत्स्येंद्रनाथ
किसके गुरु थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? किससे प्रभावित? अपभ्रंश से प्रभावित। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर एवं बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी कृति भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। कौन मानते हैं? तो गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रासो साहित्य का। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। किसने कहा है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। हमने बताया था ना, सिद्ध संस्कृत्यायन, से रिलेट करके याद रखिएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे वीरगाथा काल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा संधि काल एवं चारण काल नाम दिया गया है। राम कुमार वर्मा ने 2 नाम दिया था, संधि काल और एवं चारण काल भी। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल चारण काल कहा था, लेकिन राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो क्या उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य तो है, सिद्ध साहित्य भी है और नाट्य साहित्य भी है, ये तीनों हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नहीं पूछा है ना, तो देखिए इसका आंसर सी। सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य भक्तिकालीन काव्य धारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। संत काव्य धारा में अनेक सिख गुरु की रचनाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो प्रमुख रस वीर है। इसका आंसर डी हो जाएगा, वीर रस है। और उसके बाद श्रृंगार रस है। मतलब वीर रस और श्रृंगार रस आदिकालीन साहित्य में मिलते थे, लेकिन उसमें प्रमुख वीर रस ही होता था। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथों की वीर रसात्मक रचना प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं सदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू पौमचर्यु, रिट्ठमेड़ीचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की। पौमचर्यु में राम की कथा है तथा अरिष्टनेमी चरित हरिवंश पुराण में कृष्ण की। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पौमचर्यु में केवल 5 कांड रखे। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा तथा अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं सदी के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल ने भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध कृति की रचना किया। तो भविष्यत कहा किसका था? धनपाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है, जबकि राहुल संस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा है। राज आश्रित कवि फुटकल
फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करने लगे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। यही नामकरण प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंदर बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे थे ना, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। देखिए डी, चंदर बरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंदर बरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य, वीरता, पराक्रम का अंकन किया और जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि जगनिक ने आल्हा खंड, जिसको परमाल रासो भी बोलते हैं, नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। जगनिक का क्या है? परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदर बरदाई ए। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंदर बरदाई के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदर बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान, देखिए लिख रहा है ना, वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख है। महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रित कवि जगनिक ने परमाल रासो या आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है स्वयंभू को प्रथम हिंदी का प्रथम कवि? तो रामकुमार वर्मा ने माना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, है ना। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। वज्रयान शाखा किससे निकला था? बौद्ध धर्म से निकला था, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी, जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। वो 4 मुद्राएं कौन कौन सी है? कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। कर्म, धर्म, ज्ञान, महा, ऐसे याद कर लीजिए, कर्म, धर्म, ज्ञान, महा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? तो परमाल रासो में मिलता है। आल्हा और उदल नामक 2 परमाल रासो, जिसका समय 1230 ईस्वी है, तो इसी को आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, जिसकी रचना जगनिक ने की थी। इसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन है। यह वीर गीत काव्य है ना। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रणेता थे गोरखनाथ। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। नाथ पंथ के प्रणेता महंत गोरखनाथ थे। मच्छंदर नाथ का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। गुरु गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे, जो कि मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। तो देखिए, मच्छंदर नाथ कहिए या मत्स्येंद्र नाथ कहिए, ये गोरखनाथ के गुरु थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य के में स्वयं शिव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। ये किसकी है पंक्ति? तो ये है विद्यापति की, है ना। उक्त कवि इसका आंसर ए हो जाएगा, विद्यापति।
उक्त पंक्तियां कवि विद्यापति की है। विद्यापति आदिकालीन कवि थे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं, हाँ देखिए, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। ये अपने को अभिमान मेरु कहते हैं। पुष्पदंत खुद को ही अभिमान मेरु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राहुल बेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य किसको बोलते हैं? जो गद्य और पद्य दोनों में होता है। राहुल बेल कवि रोड़ा द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीरगाथा काल तो है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है, लेकिन गद्य काल नहीं है। गद्य काल किसका है ये नाम? गद्य काल आधुनिक काल का नाम है। देखिए बी, गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है, अपितु गद्य काल को आधुनिक काल को कहा जाता है। इसका समय 1843 से प्रारंभ होता है तथा अब तक चला आ रहा है। यहाँ नाम आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल दोनों नाम किसने दिया था? तो रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल सुमन राजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो इसमें से सी, नाभादास आदिकाल के नहीं है। चंद्रबरदाई थे आदिकाल में, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। जगनिक भी थे, जिन्होंने परमाल रासो लिखा। दलपति विजय भी थे, ठीक है, लेकिन नाभादास नहीं थे। नाभादास भक्ति काल में आते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है। नाभादास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा, ठीक है ना, उसमें भी दो धाराएं थी ना, तो भक्ति काल के सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं तथा नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि है। चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय आदि तीनों आदिकाल रासो साहित्य काव्य परंपरा के कवि हैं। रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो ये तो भक्ति काल के हैं तीनों, लेकिन विद्यापति पदावली आदिकाल की है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्यापति पदावली आदि काल की रचना है। अन्य रचना और रचनाकार इस प्रकार है। सूरसागर जो दिया गया है वो देखिए भक्ति काल की है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। बीजक भक्ति काल का ही है, जिसके रचनाकार कबीरदास जी है। भ्रमर गीत ये भी भक्ति काल का है, सूरदास का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो सी, डिंगल पिंगल, ठीक है ना, ये ज़्यादा उसमें देखिए सी, डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है। अन्य भाषा व काल इस प्रकार है। ब्रज भाषा भक्ति काल एवं रीति काल का है। अवधि भक्ति काल का ही है। खड़ी बोली आधुनिक काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि स्वयंभू को हिंदी का भी प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरी है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरी है। पद्धरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। पद्धरी मात्रिक छंद है, जिसमें कितनी मात्राएं होती है? 16। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गए थे? तो उड़ीसा गए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा।
विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर विशलदेव उड़ीसा गए थे, वहां पर वह 1 वर्ष तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो पौमचर्यू में लिखा है, डी, है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। पौमचर्यू ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता, ये देखिए दिल्ली केवी में और पीजीटी में पूछा गया था, केवी पीजीटी में, परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। पौमचर्यू के रचनाकार स्वयंभू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के 700 मतलब 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड की ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 700 से 1400 के कालखंड को नाम दिया है चारण काल। देखिए सी, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया, जबकि रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल नाम दिया है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है? अपभ्रंश काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर नहीं है, सीधे समझ आ रहा है। हर देखिए विरूपा, कन्नपा, कुकुरिपा सब में पा 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 है, लेकिन सी सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। यह अपभ्रंश भाषा के कवि है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हमीर रासो है, जबकि विरूपा, कन्नपा, कुकुरिपा, सरहपा, मिनपा, सवरपा, लुईपा आदि 84 सिद्धों में है। तो सिद्धों में लास्ट में पापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा और रुदल के चरित्र की को वीर गीतात्मक काव्य रूप में रचने वाले कवि हैं। तो कौन है? जगनिक है। परमाल रासो किसने लिखा था? जगनिक ने ही नहीं लिखा था ना। और आल्हा और रुदल उसी में है, उसी के मतलब इन्हीं लोगों का उसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए सी, कवि जगनिक ने परमाल रासो नामक कृति की रचना की, जो आल्हा और रुदल नाम के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रची गई है। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आल्हा खंड शीर्षक से कराया है। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच पांडव चरितरास के रचयिता है। तो इसका शालिभद्र सूरी हो जाएगा आंसर। पंच पांडव चरितरास भी शालिभद्र सूरी का ही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पंच पांडव चरितरास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। इनकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भरतेश्वर, बाहुबली रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यत का किसकी रचना है? तो ये धनपाल की रचना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की, ठीक है, जबकि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा तथा देवसेन ने श्रावकाचार तथा पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो अमीर खुसरो ने, है ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों में उक्त वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखने, गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो ये तो सब लोग जानते हैं, किसने किया था? शुक्ल जी ने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर बी हो जाएगा। संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल के रूप में नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, इसका समय माना है 1050 से 1375 तक। फिर भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा था, जिसका समय माना है 1375 से 1700 तक। फिर रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा था, 1700 से 1900 तक। फिर आधुनिक काल को गद्य काल 1900 से, ठीक है, 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंसर डी। अगर देखिए ये चीज़ नहीं भी पता है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत, ठीक है,
के साहित्य को। तो ये तो पता है ना कि आदिकाल नाम किसने दिया, आदिकाल किसने दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन करने से यही हमें फ़ायदा होता है कि कोई ना कोई की पॉइंट मिल जाता है जिससे आंसर पकड़ सकते हैं हम, है ना। तो अगर 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य नहीं भी पता है, ये 10वीं से 14वीं, अगर ये पता है कि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, तो हम आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने से फ़ायदा होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ के हमारा माइंड काम करने लगता है, खुलने लगता है ना। तो देखिए 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। आदिकाल में क्या था, केवल उन लोगों की वीरता को ही तो लिखा, रासो काव्य में सब क्या लिखा गया है, उन लोगों की वीरता की कहानियां ही तो लिखी गई है। तो ये सब नहीं था, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य निर्गुण की हुई, ये सब तो भक्ति काल में आके हुआ। तो देखिए इसका आंसर है, आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरिक्त वर्णन का साहित्य लिखा जा रहा था। आदिकाल के कवि चारण कवि कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है, तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना नहीं, अलाउद्दीन और हमीर युद्धों का वर्णन ये भी नहीं, यही होगा सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। देखिए अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। ये KVS में पूछा गया है, PGT में। वीर गाथा कालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा है। तो आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन तो है, इतिहास और कल्पना का भी सम्मिश्रण है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन ये नहीं है, ये तो भक्ति काल में आएगा ना, और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन ये भी है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो वीर गाथा कालीन रासो काव्य में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, जबकि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में आश्रयदाताओं के अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन आदि विषयों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो रासो ग्रंथ डिंगल और पिंगल में लिखे गए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, देख लेते हैं। हाँ देखिए डी, रासो ग्रंथ डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को पिंगल भाषा तथा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी को डिंगल भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा अगर होगा तो पिंगल हो जाएगा, और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी उसके साथ होगा तो डिंगल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम अपना क्वेश्चन यही रोकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन सीरीज कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों, तैयारी करने वाले हों। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, आप लोग जो भी कोई सुझाव देना चाहे कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।